हेलो डियर किड्स। हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का ये लास्ट पार्ट है। हमको वेरियस सेपरेशन टेक्निक्स पढ़नी है। हमारे सिलेबस में 10 टाइप्स ऑफ सेपरेशन टेक्निक्स की हुई है। सेपरेशन टेक्निक्स मींस कंपोनेंट, कोई मिक्सचर है उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए कुछ फिजिकल टेक्निक्स। हमने पहले ही पढ़ा था कि जो इम्प्योर मैटर्स होते हैं उन्हें हम मिक्सचर्स कहते हैं। जो प्योर मैटर होते हैं वो एलिमेंट एंड कंपाउंड्स होते हैं, और कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए हमें केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स यूज करने पड़ते हैं। लेकिन मिक्सचर्स जो होते हैं वो फिजिकली मिक्स्ड होते हैं, इसीलिए उसका सेपरेशन करना इजी होता है। उसका सेपरेशन हम फिजिकल टेक्निक्स यूज करके कर सकते हैं। तो ये वो 10 फिजिकल सेपरेशन टेक्निक्स है जो इम्प्योर मैटर को, दैट मीन्स मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज होगी। तो हमारे सिलेबस में ये 10 टाइप की टेक्निक्स है। फिल्ट्रेशन, सेपरेटिंग फनल, मैग्नेटिक सेपरेशन, एवोपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमैटोग्राफी, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इनमें से कुछ टेक्निक्स हमने पहले भी पढ़ी हुई है। इसमें क्या है, मेनली हमें देखना है कि हमें किस मिक्सचर को सेपरेट करना है, और उस मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स की कौन से फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस है, उस डिफरेंस को एज अ प्रिंसिपल यूज करते हुए हमें टेक्निक लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, सैंड और वाटर मिक्सड है आपका, तो हम देखेंगे कि सैंड और वाटर के मिक्सचर में क्या डिफरेंस है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में। मेन फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस ये है कि सैंड के पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं जो हम नेकेड आई से भी देख पाते हैं, और वाटर के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। तो हम जो सिंपल एक टेक्निक पढ़ी हमने, फिल्ट्रेशन, फर्स्ट टेक्निक फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन हम उसका प्रिंसिपल क्या है, आपको बेसिकली कभी भी कोई सेपरेशन टेक्निक आती है एग्जाम में लिखने के लिए, तो मेनली आपको उसमें लिखना होता है कि एक एग्जाम्पल दीजिए, आप उसे आप डायग्राम दीजिए उसमें, और सबसे मेनली उसका प्रिंसिपल बताइए। प्रिंसिपल मीन्स कि सभी का प्रिंसिपल यही है कि जिस मिक्सचर को आप सेपरेट करना चाह रहे हैं उस मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स है उन कंपोनेंट्स की कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस है, उस डिफरेंस को यूज करते हुए हम सेपरेशन टेक्निक लगाते हैं। जैसे कि फिल्ट्रेशन के केस में हमारे पास जिस दो कंपोनेंट, सपोज हमारे पास सैंड प्लस वाटर, ये एक मिक्सचर है, तो इसमें से एक ऐसा होना चाहिए जो फिल्टर पेपर से पास हो जाए और एक ऐसा होना चाहिए जो फिल्टर पेपर पे रुक जाए, तभी हम उस पे फिल्ट्रेशन टेक्निक लगा सकते हैं। जैसे कि सैंड के पार्टिकल इतने बड़े होते हैं, उसका साइज इतना बड़ा होता है कि वो फिल्टर पेपर में रुक सकता है। जब उसे हम फिल्टर पेपर से पास करेंगे तो वाटर पास हो जाएगा और सैंड ऊपर ही रह जाएगा, इट कैन नॉट पास थ्रू दैट फिल्टर पेपर। तो ये टेक्निक यहाँ काम आ जाएगी सैंड प्लस वाटर के सोल्यूशन में से सैंड को डिफरेंट उसको अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। तो लेकिन अगर सपोज है सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट सोल्यूशन, आप उसे फिल्टर पेपर से पास करेंगे तो वो पूरा का पूरा पास हो जाएगा, बिकॉज सॉल्ट सोल्यूशन में जब सॉल्ट डिसॉल्व हो जाता है वाटर में तो सॉल्ट का पार्टिकल इतना छोटा हो जाता है कि वो फिल्टर पेपर उसे रोक नहीं पाता, वो फिल्टर पेपर से पास हो जाता है। दैट मीन्स फिर वाटर और सॉल्ट के साइज में, पार्टिकल साइज में इतना डिफरेंस नहीं रह जाता। दैट मीन्स उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी का इतना डिफरेंस नहीं रह जाता। तो वो साइज का फिजिकल प्रॉपर्टी, साइज की फिजिकल प्रॉपर्टी के डिफरेंस को, बड़े जो डिफरेंस उन दोनों के बीच में जो बहुत डिफरेंस है, उसको यूज करते हैं फिल्ट्रेशन टेक्निक में। अगर सॉल्ट प्लस वाटर है तो आप उसमें क्रिस्टलाइजेशन लगा सकते हैं, एवोपोरेशन लगा सकते हैं। हम देखेंगे कैसे, आगे हम देखेंगे। तो फर्स्ट तो हो गया आपका फिल्ट्रेशन। सैंड पेपर लगाइए और सेपरेट कर लीजिए। डायग्राम इसका कुछ नहीं है, आप एक ऐसे ग्लास जैसा ड्रॉ कर दीजिए, आपका जो फ्लास्क, बीकर, और उस पे ऐसे कोन शेप का बना के फिल्टर पेपर आप रखिए, सॉल्यूशन डालिए, सैंड प्लस वाटर डालिए, यहाँ पे सैंड यहीं पे रुक जाएगा और वाटर इसमें से पास होके
यहाँ वाटर आ जाएगा, हो गया सेपरेशन। ये हो गया डायग्राम। और जो फिजिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस है, जिस प्रिंसिपल पे ये टेक्निक काम करती है, वो है साइज का डिफरेंस, पार्टिकल साइज का डिफरेंस। ठीक है, सेकेंड टेक्निक देखते हैं, सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल इज नथिंग जस्ट अ फनल। एक फनल होता है, ये थोड़ा जो केमिस्ट्री की लैबोरेटरीज में होती है, एक जिसे सेपरेटिंग फनल कहते हैं, कुछ ऐसा शेप होता है उसका। तो वो डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा आपको। तो ये वाली टेक्निक, बस ये फनल है, इस फनल को आप ऐसे क्लैंप से अटका के अगर रखें, बिल्कुल स्टिल, बिना हिलाए, बस इतना ही काम है इसका, और कुछ काम नहीं है। तो ये टेक्निक कब काम आती है, सेपरेटिंग फनल यूज कब कर सकते हैं, जब हमारे पास टू इममिसिबल लिक्विड्स मिक्स्ड है। इममिसिबल लिक्विड क्या होते हैं, जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, उनकी डेंसिटी अलग अलग होती है। तो टू इममिसिबल लिक्विड का एग्जांपल हम ले सकते हैं कैरोसिन प्लस वाटर। कैरोसिन कोई भी ऑयल और एक वाटर है, वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं। ऑयल की डेंसिटी कम होती है, वो ऊपर हो जाता है और पानी नीचे हो जाता है। आपने देखा ही होगा, अगर आप पानी और ऑयल को मिक्स करने की कोशिश करें तो वो मिक्स नहीं होता। तो कैरोसिन प्लस वाटर का मिक्सचर यहाँ पे हम डालेंगे, इस फनल में भर के रखेंगे और उसको स्टिल रखेंगे थोड़ी देर, तो वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे। नीचे उस वाटर आ जाएगा ऐसे करके, यहाँ पे क्लोज्ड रहेगा ये। ठीक है, एक नॉब रहेगा जो जिससे हम उसे क्लोज एंड ओपन कर सकते हैं। और यहाँ नीचे आपका सपोज बीकर है, कलेक्टिंग वेसल है एक, तो इस वेसल में हम जब इस नॉब को ओपन करेंगे तो ये ऊपर कैरोसिन है और ये नीचे वाटर है। तो आप इस नॉब को ओपन करेंगे, धीरे धीरे वाटर इसमें गिरने लगेगा, धीरे धीरे धीरे, बहुत छोटी सी ओपनिंग होती है इसकी, तो धीरे धीरे वाटर यहाँ गिर के जब इस लेवल तक आ जाएगा, पूरा वाटर इसमें आ जाएगा, नॉब को क्लोज कर दीजिए। फिर एक दूसरा वेसल ले लीजिए, फिर नॉब को ओपन कीजिए, तो उसमें कैरोसिन आ जाएगा आपका। तो इस तरह से ये सेपरेटिंग फनल को यूज करके आप कैरोसिन और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल इसका ये है कि लिक्विड आपके इममिसिबल होने चाहिए, लिक्विड्स की डेंसिटी डिफरेंट होनी चाहिए। ये प्रिंसिपल है इस मेथड का, टू इममिसिबल लिक्विड के लिए यूज करते हैं। और इस तरह का डायग्राम आपके बुक में गिवन है, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा, बहुत आसान है। नेक्स्ट मेथड इज मैग्नेटिक सेपरेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है मैग्नेटिक, तो इसमें हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो एक ऐसा मिक्सचर होना चाहिए हमारे पास जिसका एक कंपोनेंट मैग्नेटिक इन नेचर हो और दूसरा नॉन मैग्नेटिक इन नेचर हो। फॉर एग्जांपल, हमें पता है कि आयरन जो है वो मैग्नेटिक इन नेचर होता है, आयरन जो है वो मैग्नेटिक उसे अट्रैक्ट कर लेता है। तो फॉर एग्जांपल, आयरन फिलिंग्स एंड पेपर का मिक्सचर है, या आयरन फिलिंग प्लस सैंड का मिक्सचर है हमारे पास, तो क्या होगा, आयरन फिलिंग्स क्या होते हैं, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े या उसके वायर के छोटे छोटे टुकड़े। तो उसको हम सेपरेट करेंगे कैसे, सिंपल है, एक मैग्नेट लगाएंगे और वो उस मिक्सचर में उसे घुमाएंगे, तो जो सारी आयरन फिलिंग्स होगी वो मैग्नेट में स्टिक हो जाएगी, और जो पेपर होगा या फिर सैंड होगा या जो दूसरा कंपोनेंट होगा जो नॉन मैग्नेटिक इन नेचर है, वो उसमें स्टिक नहीं होगा। तो इस तरह से हम आयरन फिलिंग्स को अलग सेपरेट कर पाएंगे। तो मैग्नेटिक सेपरेशन टेक्निक का प्रिंसिपल यही है कि मिक्सचर के कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट मैग्नेटिक नेचर का होना चाहिए और एक कंपोनेंट नॉन मैग्नेटिक नेचर का होना चाहिए। नेक्स्ट मेथड, एवोपोरेशन। एवोपोरेशन आपने पढ़ा हुआ है, एवोपोरेशन अपन ने लास्ट चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, एवोपोरेशन का बहुत डिटेल में पढ़ा था। रेट ऑफ एवोपोरेशन किस पे डिपेंड करता है, एवोपोरेशन कॉजेस कूलिंग, ये सब पढ़ा हुआ है। तो एवोपोरेशन में क्या होता है, एवोपोरेशन से ही जो भी वाटर बॉडीज है अर्थ के ऊपर, उसमें एवोपोरेशन होता है और वो वाटर एवोपोरेट होता है, स्टीम में कन्वर्ट होके वो वाटर वेपर्स ऊपर जाते हैं और फिर वो कंडेंसेशन होके वो क्लाउड्स बनते हैं। ये हमने वाटर साइकिल में भी पढ़ा हुआ है। तो एवोपोरेशन एक टेक्निक है, बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है। तो बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है सॉल्ट प्लस वाटर मिक्सचर का। तो सॉल्ट प्लस वाटर ले लीजिए, उसे ओपन में रख दीजिए
और वो जो सॉल्ट बनाने की जो प्रोसेस होती है, जो सी वाटर से सॉल्ट बनता है, तो उसमें भी एवोपोरेशन टेक्निक लगती है। ओपन बड़े बड़े सॉल्ट बेड्स होते हैं, वहां पे वो सी वाटर रखा जाता है और फिर वो धीरे धीरे ओपन सन में उसे रखा जाता है और वो धीरे धीरे वाटर एवोपोरेट हो जाएगा और नीचे जो होगा वो सॉल्ट बच जाएगा उसमें। तो दैट इज वेरी सिंपल। एवोपोरेशन टेक्निक में आपके मिक्सचर का एक कंपोनेंट ऐसा होना चाहिए जो एवोपोरेट हो सकता है, दैट मीन्स वोलेटाइल होना चाहिए, और दूसरा नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। तो एवोपोरेशन टेक्निक का लगा हम उसी में सकते हैं, उसी मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं जिस मिक्सचर का एक कंपोनेंट वोलेटाइल हो, दैट मीन्स इट हैज टेंडेंसी टू एवोपोरेट, और दूसरा कंपोनेंट जो है वो नॉन वोलेटाइल हो, दैट मीन्स वो एवोपोरेट ना हो। फॉर एग्जांपल सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट एवोपोरेट नहीं होता है, वाटर एवोपोरेट हो जाता है। नेक्स्ट टेक्निक है आपका क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन और एवोपोरेशन लगभग एक जैसे ही हैं, लेकिन बस डिफरेंस ये है कि क्रिस्टलाइजेशन मेथड में जो सपोज सॉल्ट प्लस वाटर को हमने एवोपोरेशन टेक्निक से अलग किया और उसी एक सॉल्ट प्लस वाटर सॉल्यूशन को हमने क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक से सेपरेट किया, तो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक से जो सॉल्ट हमें मिलेगा वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में होगा और वो ज्यादा प्योर फॉर्म में होगा, है ना, क्रिस्टल्स के फॉर्म में, बिकॉज सॉल्ट है, शुगर है, शुगर सॉल्यूशन में भी क्रिस्टलाइजेशन लगा सकते हैं। these things have tendency, these substances have tendency to क्रिस्टलाइज होने की टेंडेंसी होती है। आपने देखा होगा जैसे कि आप घर में शुगर सिरप बनाते हैं, चाशनी जो बनाते हैं, वो कभी कभी ज्यादा क्या होता है उसमें, अगर चाशनी आप बनाइए, एक अच्छी थिक चाशनी बनाइए और उसमें थोड़े से शुगर के क्रिस्टल्स डाल दीजिए, शुगर डाल दीजिए मीन्स, तो वो चाशनी धीरे धीरे क्रिस्टलाइन होने लगेगी, वो धीरे धीरे ऐसे शुगर के क्रिस्टल्स उसमें जमने लगेंगे। तो क्या होता है कि आप ये कर सकते हैं कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाइए, शुगर सॉल्यूशन। सैचुरेटेड क्यों? क्योंकि अच्छा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होना चाहिए। सपोज ये एक कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन है, आप क्या करें, एक ये ग्लास है, सपोज आप घर पे भी कर सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट, और इस ग्लास के ऊपर यहाँ एक स्टिक अटकाइए और इस एक थ्रेड लीजिए और उस थ्रेड में थोड़ी सी शुगर क्रिस्टल्स चिपकाइए और उस थ्रेड को यहाँ लटका के रख लीजिए, इसमें बांध के ऐसे सॉल्यूशन में डूबा हुआ रख लीजिए। कुछ दिनों में, 1-2 दिन में आप देखेंगे कि जब आप ये थ्रेड बाहर निकालेंगे तो इस थ्रेड में बहुत सारे शुगर के क्रिस्टल्स इस तरह से चिपक जाएंगे, मतलब ये क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक हो गई। और ये जो बचेगा बाहर वो वाटर रहेगा और जो शुगर होगा वो पूरा थ्रेड के ऊपर क्रिस्टलाइज हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, बिकॉज इन सब्सटेंसेस की टेक्निक होती है क्रिस्टलाइज होने की, और वो क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है उसमें। उसके अलावा क्रिस्टल्स अगर आप उसमें डालें, कुछ शुगर क्रिस्टल डालें, तो वो वैसे ही स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बाकी की शुगर भी वैसे ही स्ट्रक्चर बना के क्रिस्टल बन जाएगी। अदरवाइज HCl डालिए, HCl डालने से भी दैट इज हाइड्रोक्लोरीन, और उससे भी क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। तो आप केमिस्ट्री के लैब में क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए कुछ केमिकल्स भी अवेलेबल होते हैं। सो दिस इज क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन और एवोपोरेशन में यही डिफरेंस है कि क्रिस्टलाइजेशन में ज्यादा प्योर फॉर्म मिलता है हमें सब्सटेंस का, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका प्रिंसिपल क्या होगा? इसका प्रिंसिपल ये होगा, क्रिस्टलाइजेशन सेपरेशन टेक्निक आप वही लगा पाएंगे जहां पर मिक्सचर में से एक कंपोनेंट की टेंडेंसी क्रिस्टलाइज होने की हो, वो क्रिस्टलाइज हो, क्रिस्टल फॉर्म में होता है, और दूसरा ना हो। जैसे वाटर कभी भी क्रिस्टल फॉर्म में नहीं जाएगा, ओके। तो दिस इज क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट टेक्निक इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन भी हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर 1 में, सब्लिमेटरी सब्सटेंसेस। सब्लिमेटरी सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ड्राई आइस, कैम्फर, नेप्थलीन बॉल्स, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। लिक्विड फॉर्म में वो आते ही नहीं है, डायरेक्टली
उनको गर्म किया तो वो गैस फॉर्म में और ठंडा किया तो डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में नहीं आते हैं, उन्हें सब्लीमेटरी सब्सटेंसेस कहते हैं। तो हमारे पास अगर एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें से एक सब्सटेंस सब्लीमेटरी है और दूसरा नॉन सब्लीमेटरी है, तब हम ये वाला मेथड लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड प्लस सॉल्ट का मिक्सचर है, तो अमोनियम क्लोराइड क्या आपका सब्लीमेटरी सब्सटेंस है और सॉल्ट आपका सब्लीमेटरी सब्सटेंस नहीं है। तो क्या करना है आपका, ऐसे ऐसे एक फ्लास्क होगा, इस फ्लास्क को क्लैंप से तो अटैच करना ही पड़ेगा, हवा में तो नहीं हैंग हो सकता वो। तो ये एक क्लैंप है जो उस फ्लास्क को होल्ड किया हुआ है और इसके अंदर हमने वो मिक्सचर रखा हुआ है अमोनियम क्लोराइड प्लस सॉल्ट का। अब हमें क्या करना है, सब्लीमेटरी को गैस में कन्वर्ट करने के लिए उसको हीट करना पड़ता है। तो यहाँ नीचे एक चिमनी लगाएंगे हीट करने के लिए और ये फ्लेम है। बुक में बड़ा अच्छे से डायग्राम दिया हुआ है, मेरा डायग्राम इतना अच्छा नहीं बनता है तो बुक में से डायग्राम देखिए। तो जब इसे गर्म करेंगे तो क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड आपका सब्लीमेटरी सब्सटेंस है वो गैस में कन्वर्ट होके यहाँ पे उड़ने लगेगा और वो ऊपर जाके ठंडा होके यहाँ वॉल्स पे वापस सॉलिड हो जाएगा। यहाँ पे जम जाएगा, ये फ्लास्क की इनर वॉल्स पे वो जम जाएगा। यहाँ एक कॉटन लगा के उसे टाइट पैक कर दें, अदरवाइज वो बाहर ही उड़ जाएगा। तो यहाँ जो नीचे बचेगा वो सॉल्ट रह जाएगा और यहाँ जो ऊपर जमेगा वो अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा और इस तरह से वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो ये थी सब्लिमेशन टेक्निक। सब्लिमेशन टेक्निक आप वहां लगा सकते हैं जहां आपके मिक्सचर का एक कंपोनेंट सब्लिमेटरी हो और दूसरा नॉन सब्लिमेटरी हो। ठीक है, नेक्स्ट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन हम वहां करते हैं जैसे कि आपने घर में देखा होगा, कभी शायद देखा हो कि बटर मिल्क बनता है, जो छाछ बनती है उसमें से मक्खन निकलता है। तो क्या होता है, पहले जमाने में शायद आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, ऐसे ऐसे करके घुमाते थे उसको, बटर मिल्क को, छाछ को ऐसे से घुमाते थे, ऊपर मक्खन निकलता था। अब मिक्सर में या फिर ब्लेंडर में हम उसे करते हैं बटर मिल्क को, तो ऊपर ऊपर वो पूरा झाग जो आ जाता है, लेदर वाइट कलर का आ जाता है, वो क्या होता है, वो मक्खन होता है। उसे हमारी मम्मी लोग निकालती है और उससे घी बनाती है या हम उसे मक्खन खाते हैं। और नीचे नीचे जो बचता है वो मिल्क रहता है, हमारा बटर मिल्क होता है। आप नॉर्मल फुल फैट मिल्क को भी अगर मिक्सर में घुमाएंगे तो क्या होगा, उसकी क्रीम ऊपर आ जाएगी और नीचे नीचे वो मिल्क रह जाएगा। तो ये क्या है, ये है सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक क्या है कि आपका पास एक ऐसा लिक्विड है या फिर एक ऐसा मिक्सचर है जिसके कंपोनेंट्स की, कंस्टिट्यूएंट्स की डेंसिटीज अलग अलग है, और आप उसे जब जोर से स्पिन करते हैं, जोर से घुमाएंगे बहुत स्पीड में, तो क्या होगा, आपका ज्यादा डेंसिटी वाली चीज नीचे और कम डेंसिटी चीज वाली ऊपर वो कंपोनेंट आ जाएगा। ये टेक्निक का एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन ब्लड के लिए है। जब हम ब्लड टेस्ट होता है तो उसमें भी होता है, वहां पे एक हॉस्पिटल्स में एक मशीन होती है लैब्स में, उसमें क्या होता है कि ऐसे बेसिकली एक ऐसी मशीन रहेगी और यहाँ पे टेस्ट ट्यूब्स रहेंगे। एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड है हमारा, ओके, तो यहाँ और दूसरा टेस्ट ट्यूब है, इस तरह से टेस्ट ट्यूब बैलेंस करने के लिए आमने सामने टेस्ट ट्यूब्स रहेंगे। तो एक टेस्ट ट्यूब में सपोज ब्लड है और ये आपका सेंटर है, ठीक है। तो जब ये ऐसे से घूमेगा तो वो टेस्ट ट्यूब्स भी साथ में घूमेंगे जोर जोर से। तो क्या होगा, इस टेस्ट ट्यूब में हमारा ब्लड है, तो हमारे ब्लड के जो कंपोनेंट्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, वो अलग अलग हो जाएंगे। जिनकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है आरबीसी, वो सबसे नीचे हो जाएगा, उससे ऊपर उससे कम डेंसिटी वाला डब्ल्यूबीसी, देन प्लेटलेट्स, देन प्लाज्मा सबसे ऊपर हो जाएगा क्योंकि उसकी डेंसिटी सबसे कम है। तो दैट मीन्स आपने देखा कि सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक बेसिकली कहाँ काम देगी, जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स की
डेंसिटीज डिफरेंट हो, डेंसिटी डिफरेंट होनी चाहिए, ज्यादा डेंसिटी का नीचे जाएगा और कम डेंसिटी वाला ऊपर आ जाएगा। तो ये है सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। मार्केट में जो स्किम्ड मिल्क मिलता है, जैसे कि लो फैट मिल्क हम जिसे बोलते हैं, जिसमें क्रीम नहीं होता है, उसमें से फैट अलग किया कैसे जाता है फैक्ट्रीज में सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक लगा के, बड़ी मशीन्स में उसमें से क्रीम अलग किया जाता है। तो ये थी सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। तो बेसिकली इसका प्रिंसिपल क्या है कि जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, जिनकी कंपोनेंट्स की, मिक्सचर के कंपोनेंट्स की डेंसिटी अलग अलग हो, तो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक लगाने से उसे जोर से स्पिन करते हैं जब, तो उसका हाई डेंसिटी वाला कंपोनेंट नीचे और लो डेंसिटी वाला कंपोनेंट ऊपर आ जाता है। ये है सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। नेक्स्ट इज क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी में जो क्रोमा वर्ड आता है, इट मीन्स कलर। क्रोमा का मतलब कलर होता है। तो ये कलर्स को सेपरेट करने के लिए हमारे पास कोई सॉल्वेंट है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मिक्स्ड है, सपोज रेड कलर, ब्लू कलर, येलो कलर, ऐसे सारे कलर्स मिक्स करने के बाद मिक्सचर तो कोई एक ही कलर का दिखेगा, सपोज वो डार्क ब्राउन कलर का मिक्सचर हो गया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से कलर इसमें मिक्स्ड थे? तो वो कलर सेपरेट करने के लिए क्रोमैटोग्राफी टेक्निक होती है। क्या होता है इसमें, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे वाटर है, ये वाटर फिल्ड है, ठीक है। एक ब्लोटिंग पेपर होता है, जैसे कि ब्लोटिंग पेपर क्या होता है कि जो पेपर जो कि एब्जॉर्ब वाटर एब्जॉर्ब करता है बहुत ही फास्ट, वो बहुत ही अच्छा एब्जॉर्बेंट होता है, बहुत ही अच्छे एब्जॉर्ब वाटर को एब्जॉर्ब करता है बहुत इजीली। तो आपका जो मिक्सचर है, जो सॉल्वेंट है और जिसमें आपकी डाई या इंक जो मिक्स है, वो कलर आप उसमें एक ड्रॉप डाल दीजिए। ये पेपर है आपका, ये आपका वो ब्लोटिंग पेपर है। आप यहाँ पे ये डॉट लगाया है उस मिक्सचर का, आपने डॉट लगाया और आप पेंसिल से यहाँ पे लाइन बनाइए इस पेपर के ऊपर। फिर क्या होगा, जब जैसे ही ये वाटर इसको टच करेगा, इस डॉट को टच करेगा, आप इस पेपर को हैंग करिए इतना कि बस ये डॉट को टच करे जस्ट, तो क्या होगा, ये पेपर फटाफट वाटर एब्जॉर्ब करने लगेगा, बिकॉज वाटर एब्जॉर्बेंट है ही वो। तो जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, हर कलर की डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होती है डाई की, तो डिफरेंट सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग जिस कलर की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी वो कलर सबसे ऊपर चला जाएगा। सपोज ऊपर रेड कलर आ गया, उसके नीचे ब्लू आ गया, उसके नीचे येलो आ गया, ऐसे अलग अलग कलर शेड्स की हमें यहाँ पे बैंड्स मिल जाएंगे। इस पेपर के ऊपर अलग अलग कलर के बैंड्स मिलेंगे। उस बैंड को देख के हम बता सकते हैं कि सबसे ऊपर जो कलर बैंड है, हम बताएंगे कि उस कलर की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है, इसलिए वो सबसे ऊपर है। और ये बैंड्स देख के हम पता लगाएंगे कि इस डाई में ये कलर्स मिक्स हैं। जिस जिस कलर के हमें बैंड मिलेंगे वो सारा एब्जॉर्ब करके, वो सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा वाला कलर ऊपर, फिर उसकी सॉल्युबिलिटी कम है नीचे, जिसकी सबसे कम है वो सबसे नीचे। तो इस तरह से क्रोमेटोग्राफी होता है। ये सॉल्वेंट में जो डिफरेंट कलर्स मिक्स्ड होते हैं उन कलर्स का पता लगाने के लिए ये टेक्निक यूज होती है। और सॉल्युबिलिटी भी एक फिजिकल टेक्निक है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस है। इस क्रोमैटोग्राफी टेक्निक को यूज करने का जो प्रिंसिपल है वो यही है कि फिजिकल प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस है, उनमें जो डिफरेंट कलर्स मिक्स्ड है उन डिफरेंट कलर्स की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है, इसीलिए हम क्रोमैटोग्राफी टेक्निक लगा पा रहे हैं। ओके, राइट। डिस्टिलेशन टेक्निक और उसी का एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन टेक्निक लगाई जाती है मिसिबल लिक्विड्स के लिए। यहाँ सेपरेटिंग फनल लगाया गया था इमिसिबल लिक्विड के लिए, जो दो लिक्विड आपस में मिक्स नहीं हो रहे थे, उनकी डेंसिटी डिफरेंट थी। लेकिन सपोज दो ऐसे लिक्विड हैं जिनकी डेंसिटी सेम है और वो आपस में मिक्स हो गए, देन आप उसको कौन सा टेक्निक लगा के सेपरेट करेंगे, दैट इज डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन, टू इमिसिबल लिक्विड्स अगर मिक्स्ड है तो आप उसमें डिस्टिलेशन लगाइए, और दो से ज्यादा लिक्विड्स अगर मिक्स्ड है या उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगाएंगे। तो मिसिबल लिक्विड्स के लिए ये टेक्निक यूज होती है डिस्टिलेशन
और मिसिबल लिक्विड्स है वो उनकी डेंसिटी सेम है, तो उसकी कोई दूसरी प्रॉपर्टी होगी जो डिफरेंट होगी, जिसका यूज हम इसमें कर रहे हैं वो दूसरी प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होना चाहिए उन लिक्विड्स का, उस तो फिर ये टेक्निक हम लगा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, सपोज हमारे पास यहाँ पे फ्लास्क लिया हमने और फ्लास्क को ऐसे गरम किया हमने, यहाँ पे वो मिक्सचर डाला हमने, लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी का मिक्सचर यहाँ पे हमने लिया और इसको हमने गरम किया। तो जब हम इसको गरम करेंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले गरम हो जाएगा, जल्दी से उसका बॉइलिंग पॉइंट रीच कर जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट रीच करते ही उसके बाद वो उसमें वेपराइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, हमें पता ही है। तो वो वेपराइज हो, सपोज ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है और बी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो ए जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है ए का, वो पहले वेपराइज होने लगेगा। तो वो वेपराइज होगा और उसके वेपर्स यहाँ जाएंगे, तो हम यहाँ पे एक ऐसा अरेंजमेंट लगाएंगे कि ये जो हमने पाइप लगाई है इसमें ये वेपर्स जाएंगे और ये वेपर्स यहाँ तक आते आते ठंडे हो जाएंगे, कंडेंसेशन हो जाएगा उनका, और वो वापस लिक्विड फॉर्म में आके यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे, है ना। लेकिन हमें तब तक हीट करना है जब तक बी का बॉइलिंग पॉइंट रीच नहीं होना चाहिए, क्योंकि बी का भी बॉइलिंग पॉइंट रीच हो गया तो उसके बाद वो भी वेपराइज होने लगेगा और वो भी आके यहाँ वापस मिक्स हो जाएगा, तो वापस ए प्लस बी का मिक्सचर हमें यहाँ मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं, ए प्लस बी जो हमने दो लिक्विड लिए, लिक्विड ए लिक्विड बी, उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में एटलीस्ट 25 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस होना चाहिए, अच्छा खासा डिफरेंस होना चाहिए उसके बॉइलिंग पॉइंट में, तभी हम ये टेक्निक लगा सकते हैं। ऐसा ना हो कि फर्स्ट का बॉइलिंग पॉइंट रीच किया और थोड़ी ही देर बाद सेकंड का रीच कर गया, तो दोनों ये एवापोरेट होके यहाँ पे वेपराइज होके यहाँ आके यहाँ पे वापस मिक्स हो जाएंगे। वेपराइजेशन हो रहा है, बिकॉज अबव बॉइलिंग पॉइंट वेपराइजेशन होता है, बिलो बॉइलिंग पॉइंट एवापोरेशन होता है। ये पिछले लेक्चर में हमने किया था। तो ये हमारे डिस्टिलेशन टेक्निक हुई। तो कौन सी प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस। मिक्सेबल लिक्विड्स है, डेंसिटी तो डिफरेंट नहीं है, वो एक दूसरे से मिक्स हो चुके हैं, लेकिन उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। तो बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस का यूज करते हुए हम डिस्टिलेशन टेक्निक लगा के उन्हें सेपरेट कर लेंगे। तो क्या होगा, जो वो वेपराइज होके जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो इधर इकट्ठा हो जाएगा, और जो बचेगा वो लिक्विड बी जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो बच जाएगा, और दूसरे की बॉइलिंग पॉइंट रीच नहीं करना है, हमें इतना ही हीट करना है। ठीक है, अब सपोज ऐसा एक से ज्यादा, सपोज 4 मिसिबल लिक्विड्स हैं, लिक्विड ए, लिक्विड बी, लिक्विड सी, लिक्विड डी, और चारों के जो बॉइलिंग पॉइंट है उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा कम डिफरेंस है। इन दैट केस डिस्टिलेशन का एक एडवांस वर्जन है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये वाला प्रोसेस हम लगाएंगे। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होगा, सेम है, बट बस इतना डिफरेंस है कि जो यहाँ पे फ्लास्क हमारा मिक्सचर है, इसमें सारे लिक्विड मिक्स है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। सपोज ए का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, उससे थोड़ा ज्यादा बी का है, उससे थोड़ा ज्यादा सी का है, उससे थोड़ा ज्यादा डी का है। बॉइलिंग पॉइंट पर डिफरेंस है चारों के, थोड़ा थोड़ा तो डिफरेंस रहता ही है। ठीक है, ओके। इसको जब हम हीट करेंगे तो यहाँ पे एक ऐसा अरेंजमेंट लगा होता है, वो ये अरेंजमेंट क्या है, सपोज ये स्टोन्स जैसे हैं, या यूं समझिए कि ये कैल्शियम कार्बोनेट के पीसेस हैं और ये है अंदर। ठीक है, इसे ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। ये एक्स्ट्रा अपैरेटस जो हमने लगाया है, बस ये लग जाए तो वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बन जाता है, और इसके बाद बाकी का जो अपैरेटस है वो डिस्टिलेशन जैसा सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे कंडेंसेशन होके यहाँ पे लिक्विड हम इकट्ठा करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये अपैरेटस लगाने से क्या फर्क आ गया है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट या ये जो स्टोन्स हैं, इससे क्या होता है, दे एक्ट एज ऑब्स्ट्रक्शंस। ये
रुकावटें पैदा करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करते हैं यहाँ पे। जब ये वेपर होके यहाँ से निकलेगा तो ए सबसे पहले निकलेगा क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है ना। जस्ट वेट, ये थोड़ा सा अलग बनाना पड़ेगा। क्या होता है, इसमें अलग अलग ओपनिंग्स होती है, ये ऐसे ऐसे चार है तो 4 ओपनिंग होगी, ठीक है, ऐसे 4 ओपनिंग होगी। यहां से क्या निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, मतलब कि लिक्विड ए सबसे ऊपर से निकलेगा और लिक्विड बी उसके नीचे से निकलेगा और लिक्विड सी यहाँ से निकलेगा और लिक्विड डी यहाँ से निकलेगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट को रीच कर जाएगा और उसके बाद जो उसको हीट मिलती रहेगी वो हीट वो लेटेंट हीट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता जाएगा। और लेटेंट हीट हमने पढ़ी हुई है क्या होती है, जो वेपर उसको वेपराइज होने के लिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो हीट एब्जॉर्ब करता जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन उसको मिलेगी और वो उसकी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा उसको सबसे ज्यादा टाइम मिलेगा लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करने के लिए, और बी का बॉइलिंग पॉइंट ए से थोड़ा ज्यादा है तो वो थोड़ा लेट बॉइलिंग पॉइंट रीच करेगा, ए से थोड़ा लेट। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि क्या है, बॉइलिंग पॉइंट जिसका सबसे पहले रीच करेगा उसको ज्यादा टाइम मिलेगा, ज्यादा टाइम तक वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। ज्यादा टाइम तक हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, उसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है उसके पार्टिकल्स के पास तो वो इन ऑब्स्टेकल्स को पार करते हुए ज्यादा ऊपर तक चला जाएगा, इसीलिए ए सबसे ऊपर है। बी के पास थोड़ा कम टाइम था, थोड़ा लेट बॉइलिंग पॉइंट रीच किया, थोड़ा कम टाइम था उसके पास लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करने के लिए, तो थोड़ी कम एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाया वो एज कंपेयर टू ए। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ए से थोड़ी कम है, इसीलिए वो उतना ऊपर तक उन ऑब्स्ट्रक्शंस को क्रॉस नहीं कर पाएगा और उसके नीचे वाले पाइप से आएगा। तो इस तरह का अरेंजमेंट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में होता है। तो डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दोनों ही मेथड में प्रिंसिपल सेम है कि उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है। बस ये है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन 2 से ज्यादा मिक्सेबल लिक्विड्स होंगे और उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा कम होगा। और डिस्टिलेशन लगाना है सिंपल डिस्टिलेशन तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज्यादा होगा, उनके बीच का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस काफी ज्यादा होगा। और बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम होगा तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगेगा। दोनों में बस इतना डिफरेंस है कि ये एक एडवांस छोटा सा अपैरेटस इसमें लग जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, और बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग इसमें ओपनिंग्स होती है। तो ये हमारी 10 डिफरेंट फिजिकल टेक्निक्स है, सेपरेशन टेक्निक्स है, जो कि हमारे मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज की गई है। और इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स, थैंक यू, बाय बाय।